बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम रहता है क्योंकि मेरे को बात ज़्यादा कहनी होती है। अब मैं एक बात आप लोगों से पूछूंगा, मैं वो बात बोलूं जो आपको अच्छी लगे या वो बात बोलूं जो आपके लिए ज़रूरी है, ये आप डिसाइड करें। क्या बताऊं? जो आपको अच्छा लगता है वो बताऊं, ये जो आपके लिए जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है वो बताऊं? तो डॉक्टर कभी वो काम नहीं करता है जो आपको अच्छा लगता है। डॉक्टर हमेशा वही काम करता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जो बात कहूंगा उसको बड़ा गंभीरता से सुने। जब बात कहूंगा तो आपका ताली बजाने का मन करेगा, लेकिन आप ताली में अपना समय जाया न करते हुए अपने पूरे दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं। क्योंकि जब आप ताली बजाएंगे आपका दिमाग ताली पे चला जाएगा और उतनी देर में पता नहीं मैं कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में कह जाऊंगा। तो मैं जब भी बात करता हूं, आप लोग यूट्यूब पर डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन और डॉक्टर प्रीति बहुजन फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। मैं ओपन कार्यक्रम कम करता हूं, कैडर कैंप ज्यादा करता हूं, क्योंकि कैडर में वो ताकत थी जिस ताकत पर कांसीराम साहब ने इस खड़ी व्यवस्था को बड़ी व्यवस्था में बदल कर दिखाया था और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में हमको राजा बनाकर दिखाया था। ये लड़ाई राजपाट की है। ये देश में जो हमारा बहुजनों का देश हुआ करता था, इस देश के मूल निवासी नागवंशियों का देश हुआ करता था, आज कुछ विदेशी लुटेरे इस देश पर राज कर रहे हैं। ये लड़ाई सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की है। तो मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगा जो आपको मनोरंजन करेगी। मैं वो बात कहूंगा जो दर्द मेरे दिल में पैदा हुआ। काश इस भीड़ में 2-4 नौजवान भाई और बहनों के दिल में वो दर्द पैदा हो जाए और वो भी हमारी तरह दीवाने बनकर इस कांसीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े। तभी ये बात हो सकती है, तभी ये बात बन सकती है। तो मैं बात शुरू करता हूं कि हमारे समाज में ये बात बहुत दिनों से चली आ रही है कि बहुजनों का, महापुरुषों का कारवां आगे बढ़ाएगा कौन। इस बात को समझना है हमें। बाबा साहब के बारे में मैं अगर पूरी जिंदगी भी बोलता रहूं तो कम पड़ जाएगा। बात यह नहीं है कि बाबा साहब ने कितने महान काम किए, वो हमारे पुरखे थे, हमें उन पर गर्व है, लेकिन हमको क्या करना है ये तय करना है आज हमें यहाँ बैठकर। तो हमारा कार्यक्रम करने का जो हमारा मकसद है वो पूरा होगा। अगर हम आए और बाबा साहब के बारे में चर्चा करके वापस चले गए तो हमारा मकसद पूरा होने वाला नहीं है। हमको हमारी क्या दिशा बनानी है, हमको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो आज तय करके जाना है। और आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन भारत की धरती पर एक ऐसा मसीहा पैदा हुआ जिसका नाम है मान्यवर कांसीराम साहब, जिसने, जो लोग ये कहते थे कि बाबा साहब का मिशन तो चंगा है, अच्छा है, लेकिन बाबा साहब के मिशन से हम लोग कभी भी संसद में और विधानसभा में नहीं पहुंच सकते, हम लोग मालिक नहीं बन सकते। उस मिशन को कांसीराम साहब ने चलाकर, जो कहते थे हऊ सकत नहीं, साहब ने कहा हऊ सकत है अगर आपकी तमन्ना सच्ची है तो, और वो करके दिखाया। विधायक सांसद तो छोड़िए, सरकारें बनाकर दिखाई। कैसे किया उन्होंने ये काम और हम कैसे कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 5 तरीके हैं हमारी बीमारी को ठीक करने के। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हमारी बीमारी क्या है। क्योंकि मैं चिकित्सा के पेशे से जुड़ा हूं, लेकिन मैं चिकित्सा का कोई काम नहीं करता हूं। अब मैं लोगों के दिमाग का ऑपरेशन करता हूं। जिस दिमाग में गुलामी है उस दिमाग में राजा बनने की सोच पैदा करने का काम करता हूं। और यह काम अगर हमने कर लिया तो हमारे समाज में बीमारी का, जो सामाजिक बीमारी है उसके इलाज करने के डॉक्टर कम हैं, जो बीमारी है शारीरिक उसके इलाज करने वाले डॉक्टर तो लाखों की संख्या में। तो हमारी बीमारी क्या है पहले हमको वो समझना होगा।
हमारी बीमारी को अगर हमने समझ लिया तो दूसरे नंबर पर चीज आती है, वो है उस बीमारी का कारण क्या है। अगर हम बीमारी को जान लें और बीमारी का कारण जान लें तो तीसरी चीज हमको पता होनी चाहिए कि उस बीमारी का इलाज क्या है। जब हम तीसरी भी चीज जान लें कि उस बीमारी का इलाज क्या है तो चौथी चीज हमको पता होनी चाहिए कि इलाज लेने का तरीका क्या है, कैसे इलाज लेना है। और जब ये चारों चीज हम जान लें तो पांचवी चीज हमको जाननी होगी कि परहेज क्या है। अगर हम ये पांचों चीजें जान लें तो हमारी बीमारी ठीक हो सकती है, और ये हमारे पुरखों ने करके दिखाया है। तो हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है इस देश की व्यवस्था, जिसको साहब ये पेन लेकर दिखाते थे। इसमें फोटो साहब का वही वाला छपता था जिसमें साहब ऐसे करके पेन दिखाते। ये बीमारी है हमारी व्यवस्था, और ये व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवादी ऊंच नीच की व्यवस्था। इस व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पर जो बैठा हुआ समाज है वो इस व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे पाया जाता है, जिसको कोई अधिकार नहीं है। और ऊपर के जो जिसको ये ढक्कन कहते थे साहब, बोले इस वर्ग में पैदा होते ही आपको सारे अधिकार मिल जाते हैं। ये व्यवस्था हमारी बीमारी है, और इस व्यवस्था को मिटाने के लिए बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, कबीर जैसे कई महानायकों ने काम किया। और उन्होंने कहा कि ये जो खड़ी व्यवस्था है ये पड़ी व्यवस्था में बदलनी चाहिए, बराबरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन था। तो ये खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था में कैसे बदला जाए, इसे कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। हमारा आंदोलन काय का है? व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। और इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को हम लोग कैसे चला सकते हैं, इस बात को हमको साहब काशीराम जी ने और बाबा साहब ने समझाया है। अगर हम लोग बाबा साहब के और कांसीराम साहब के उस रास्ते को समझ ले तो हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हमारी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी है ये वर्णवादी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में हमको चौथे वर्ण में रखा, और चौथे वर्ण में रखने के बाद भी ऊपर के जो 3 वर्ण हैं वो वर्ण हैं, उनमें जातियां नहीं हैं। जो चौथा वर्ण है उसमें जातियां बनाई गई। हमारी बीमारी है जातियां। क्या बीमारी है? आप लोग बताएंगे बीमारी क्या है हमारी? जाति हमारी बीमारी है। पर जाति पे तो गर्व के गाने बना डाले आपने। मैं छोरा चमार का बजता है शादी में, मैं छोरा कुम्हार का बजता है शादी में, मैं छोरा कुशवाहा का बजता है शादी में, मैं छोरा गुर्जर का बजता है शादी में। जो जाति आपकी बीमारी थी उस बीमारी पे आप गर्व करने लगे। आपको अगर कैंसर हो जाए और आप कैंसर पर गर्व करोगे तो बताओ मरोगे कि नहीं मरोगे? मरना ही पड़ेगा। तो जाति है हमारी बीमारी, बीमारी को खत्म करना था। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का समूल नाश। और उस किताब को पढ़कर जिसकी आज हम जयंती मना रहे हैं वो पागल हो गया। उसका नाम है कांसीराम। उनने उस किताब को एक दिन में 3 बार पढ़ा रात में। पढ़ने के बाद वो इस मिशन में अपना जीवन लगाने के लिए निकल पड़े। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक पीसीएस अधिकारी आकर बोलता है कि कल का लड़का कांसीराम ये हमको बताएगा कि मिशन क्या होता है। हमने अंबेडकर को इतना पढ़ा है कि कौन से वॉल्यूम में कौन से पेज पर क्या लिखा है हमको इतना आता है। कांसीराम साहब कहते हैं तुमको इतना आता है? बोले मैंने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का समूल नाश। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं पागल हो गया हूं। केवल एक किताब को पढ़ने के बाद, और तुम बाबा साहब का पूरा साहित्य पढ़ लिए और तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए। मैं बोलता हूं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए, तुम पागल नहीं हुए। मैं तो एक किताब पढ़कर पागल हो गया हूं। और इस इंसान ने इस देश की काया पलट कर दी। जाति को पहले समझना होगा, जाति एक बीमारी है। क्यों है बीमारी? क्योंकि ऊपर के 3 वर्ण तीनों एक साथ रहते हैं। जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसमें जातियां बनाई, और जातियां बनाकर दुश्मन ने क्या किया? जातियों में बंधन लगाए। सबसे खतरनाक काम क्या किया? जातियों में बंधन लगाए। और कैसे बंधन लगाए? यादव गुर्जर से कहा कि काची और गड़रिया तुमसे छोटा होता है, उसके साथ तुमको बैठना नहीं है, उसके साथ खाना नहीं है, उसके घर जाना नहीं है, क्योंकि तुम तो ठोर के ठाकुर हो।
ये बताया उसने इस बात को मान लिया। और बताने वाला कौन? वो एंटीना वाला। अब मुझे नहीं पता आप एंटीना से समझते हैं कैसे समझते हैं। वो एंटीना वाला वही बताता है कि तुम उससे छोटे हो। कुशवा से, कोयरी से, कुम्हार से, लोहार से कहा कि चमार, कोली तुमसे छोटे होते हैं, उनके घर मत जाना, उनके साथ मत बैठना, उनके साथ मत खाना, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुमको नर्क में जाना पड़ेगा। और नर्क का पूरा मेनू कार्ड पढ़ा दिया उसने कि वहां गरम गरम तवा में उसमें खौलाया जाएगा। और उन्होंने उसकी बात मान ली। तो यही बात उसने एससी में आने वाले चमार, कोली, खटीक, बसोर इनसे कहा कि तुमको भंगी के घर नहीं जाना है, यानी कि वाल्मीकि भाई के घर नहीं जाना है, क्योंकि वो तुमसे छोटा होता है। तो क्या हुआ, इस व्यवस्था के कारण जो एससी, एसटी, ओबीसी इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है, जो नागवंशी समाज है, जिसके पुरखे इस देश पर राज करते थे, इसमें उस एंटीना वाले ने फूट डाल दी। और फूट डालकर हजारों जातियां बनाकर उनको तहस नहस कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। और सारे लोग अपनी अपनी जातियों में बट गए। और बटने के बाद उसने कहा कि आप 3 काम अपनी जाति छोड़कर नहीं कर सकते। एक साथ तुम बैठ नहीं सकते, अपनी जाति में बैठो। एक साथ तुम खाना नहीं खा सकते, अपनी जाति में खाना खाओ। और एक दूसरे के यहाँ समारोह में, कार्यक्रम में तुम नहीं जा सकते। अगर तुमने इन तीनों में से एक भी काम किया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुमको नर्क में जाना पड़ेगा। उसने ऐसा क्यों कहा? वो जानता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में लोकतंत्र आने वाला है। और लोकतंत्र क्या करता है? लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबी है। तो लोकतंत्र की खूबी को मैं बताऊंगा। उससे पहले महामानव जिन्होंने हमको मानवता का रास्ता दिखाया, तथागत बुद्ध, उनकी मैं 5 बातें आपको बताना चाहता हूं। कोई भी मनुष्य जो श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, उसको 5 बातों का पालन करना पड़ेगा। वो 5 बातें कौन सी हैं? कि हम अकारण किसी की हत्या नहीं करेंगे, बिना किसी कारण के किसी की हत्या नहीं करेंगे। जो लोग ये बताते हैं कि तथागत ने कहा कि हम हत्या नहीं करेंगे, ये अधूरी बात है। उन्होंने कहा अकारण हत्या नहीं करेंगे, अगर कारण है तो मार देंगे। अगर इतने लोगों को बचाने के लिए अगर 1-2 लोगों को मारना पड़ा तो मार देंगे। ये हमारे देश की सेना भी करती है। कोई हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो सेना उसको मार देती है। उसको मारने का नहीं, इस देश को बचाने का इनाम भी मिलता है। तो हमको अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी है। दूसरा, हमको चोरी नहीं करनी है, और चोरी करनी नहीं है, और चोरी करने भी नहीं देनी है। ये पूरी बात है। हमको कभी भी व्यभिचार नहीं करना है, पराई बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखना है, और ना अपनी बहन बेटी को किसी को पर गलत नजर से देखने देना है। लेकिन हमारे साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है और हम अपने घर में बैठकर सोते हैं। चौथी बात हमको हमारे गुरु कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? हमको चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आधी बात बताते हैं हमारे लोग, लेकिन हमको किसी को झूठ बोलने भी नहीं देना चाहिए, हमको सत्य बोलना चाहिए। आप लोगों ने सत्य बोलना बंद कर दिया। उन्होंने झूठ बोल बोलकर साकेत को अयोध्या बना दिया, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मंदिर बना दिया। ये आप लोगों के वजह से हुआ, क्योंकि आप लोगों ने सत्य बोलना बंद कर रखा है। और 5वीं बात कि हमको किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। ना तो नशा करना चाहिए, ना अपने समाज के लोगों को करने देना चाहिए। आप लोग तो नशा नहीं करते हो, मुझे गुजरात के ग्रामीण की स्थिति नहीं पता है। हमारे इधर जाकर हम एमपी में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं, हमारा बड़े पैमाने पर समाज, जो झोपड़ियों में रहने वाला गरीब समाज, रोज नशा करता है। नशे की चीजें उसके जीवन में आ चुकी हैं। बीड़ी, पुड़िया, दारू, गुटखा, शराब, ये सारे नशे उसके अंदर आ गए हैं। तो आप सोच कर देखिए, क्या नशे वाला व्यक्ति सुखी हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा कि 5 बातों का जो पालन करेगा वो सुखी रह सकता है। जब आप किसी की हत्या नहीं करें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, झूठ ना बोलें और नशा ना करें, बताओ सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये सुखी रहने का मंत्र है, ये जरूरी है आपके लिए। और आज का युग अर्थ युग है, ये पैसे का युग है, इसमें पैसा बहुत जरूरी है। तो पैसा कहाँ से आता है ये हमें पता होना चाहिए। पैसा 3 जगह से आता है, जमीन से, व्यापार से और नौकरी से।
जमीन की बात करूं तो यहाँ बड़ी संख्या में मेरा समाज बैठा हुआ है। मैं उन लोगों के हाथ खड़े करवाना चाहता हूं जिनके नाती के हिस्से में 15 से 20 बीघा जमीन है, नाती के हिस्से में वो हाथ खड़ा करे। एक भैया ने हाथ खड़ा किया, 2 3 20 बीघा है अपने नाती, 15 से 20 बीघा तो बहुत भैया जागीरदार लोग हैं हमारे यहाँ, 10-20 लोग। मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि इतना महंगाई का दौर है। आज के दौर में अगर 10-15 बीघा आपके नाती के हिस्से में जमीन नहीं है, आपकी तो जिंदगी कट गई, लेकिन नाती की कटने वाली नहीं है। तो इतनी जमीन हमारे लोगों पे बची नहीं है। लाखों लोगों में ढूंढोगे तो 1 आध 2 4 लोग बचते हैं जिनके नाती के हिस्से में 15-20 बीघा जमीन हो, क्योंकि नाती कम से कम 2-3 तो होते ही है। 2 लड़के होंगे तो 2 के 2 होंगे, तो कोई ऐसा बुजुर्ग बचा नहीं है जिसपे 80-90 बीघा जमीन हो। तो जमीनें हमारे समाज पे बची नहीं है और नौकरियां अब लगने वाली है नहीं, क्योंकि 98% देश में प्राइवेटीकरण हो चुका है। तो नौकरी फिर भी हमारे देश में लग रही है हमारी, क्यों? क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। तो संविधान की वजह से हमको पढ़ने लिखने का मौका मिल गया। और हमको पढ़ने लिखने का मौका क्यों मिला? क्योंकि इस देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों के आने से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को पढ़ने लिखने का मौका मिल गया, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को पढ़ने लिखने का मौका मिल गया। और बाबा साहब के पिताजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, इसलिए बाबा साहब को पढ़ने लिखने का मौका मिल गया। और बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब विदेश में पढ़ने जा रहे थे तो बाबा साहब के पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो आपकी इसी गुजरात की धरती से बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब को छात्रवृत्ति दी विदेश में जाकर पढ़ने के लिए। और बाबा साहब जब विदेश में जाकर पढ़ने लगे, फिर पैसा कम पड़ गया, तो कोल्हापुर के महाराज साहूजी महाराज ने बाबा साहब को फिर छात्रवृत्ति दी पढ़ने के लिए। तो बाबा साहब पढ़ लिख कर आए, और बाबा साहब जब पढ़ लिख कर आए तो उन्होंने देश का संविधान बनाया और संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। आरक्षण का जनक किसको कहते हैं? बाबा साहब को। बाबा साहब नहीं, बाबा साहब ने तो शिक्षा और आरक्षण, शिक्षा लिया है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से, सील लिया है तथागत बुद्ध से, और आरक्षण लिया है छत्रपति साहू जी महाराज से, जिन्होंने 1902 में 50% आरक्षण अपनी रियासत में लागू कर दिया था। तो बाबा साहब को किसका नेता बताया जाता है? बाबा साहब किसके नेता हैं? किसके नेता हैं? बोले लोग 90% ये सबके होते तो आज मेरे पिछड़ा वर्ग के भाई, मेरे गुर्जर समाज के लोग, मेरे यादव समाज के लोग, मेरे लोधी समाज के लोग, मेरे जाट समाज के लोग, मेरे पटेल समाज के लोग सामाजिक मंच लगाकर उनकी जयंती मना रहे होते। वो नहीं मानते हैं अभी बाबा साहब को। क्यों? क्योंकि दुश्मन ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो केवल दलितों के नेता हैं, और दलितों में भी विशेष जाति का बता दिया गया है। अगर बाबा साहब एससी के नेता होते, दलितों के नेता होते, तो बताइए बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण के लिए 3 आर्टिकल लिखे हैं, आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। तो सबसे पहले आरक्षण वो किसको देते? दादाजी, उदाहरण के लिए भैया, आपके पास जो संपत्ति है आप किसको देंगे? अपने बच्चों को, के पड़ोसी के बच्चों को? अपने बच्चों। तो बाबा साहब अगर अपना एससी को मानते तो सबसे पहले आरक्षण किसको देते? लेकिन बाबा साहब का आर्टिकल 340 जो पहले नंबर पर लिखा गया, उसमें लिखा कि ओबीसी के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, जितनी इनकी संख्या है उतना उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये बात हमने अभी तक अपने पिछड़ा वर्ग के भाइयों को समझाई नहीं पाई कि बाबा साहब ने पहली कलम आरक्षण के लिए चलाई है तो वो दलितों के लिए नहीं चलाई, एससी के लोगों के लिए नहीं चलाई, वो किसके लिए चलाई है? वो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए चलाई है। क्यों चलाई है? क्योंकि आरक्षण की शुरुआत छत्रपति साहू जी महाराज ने की थी, और साहू जी महाराज और सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, ये दोनों का कर्ज था बाबा साहब के ऊपर, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने उन्होंने ही भेजा था, तो उन्होंने अपनी कलम से अपने महापुरुषों का कर्ज चुकाने का काम किया। और जब बाबा साहब ने कर्ज चुकाने का काम किया तो बाबा साहब के विरोध में किसको खड़ा किया गया? आप समझिए दुश्मन के षड्यंत्र को। साहू जी महाराज कौन थे? कुर्मी समाज के व्यक्ति थे, जिसको हम पटेल समाज कहते हैं। लेकिन बाबा साहब जब आरक्षण की शुरुआत कर रहे थे, देने की बात कर रहे थे, तो 2 देश में नेता थे उस समय पर, मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने कहा कि अगर अंबेडकर ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दे दिया और एससी एसटी के लोगों को आरक्षण मिल गया, तो ये लोग मिलकर इस देश पर हुकूमत चलाएंगे, इस देश पर शासन चलाएंगे।
तो कैसे भी करके इनमें फूट डाली जानी चाहिए। तो तैयार किसको किया? जिस जाति के महापुरुष ने, हमारे राजा ने आरक्षण की शुरुआत की थी, उसी समाज के एक व्यक्ति को तैयार किया जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको तैयार किया, ये आरक्षण देकर ये अंबेडकर तुम्हारी जाति को नीची जाति बनाना चाहता है, तुम अछूत हो जाओगे, इसलिए तुम आरक्षण का विरोध करो। और सरदार पटेल जी ने मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर पिछड़ा वर्ग के लोगों से आरक्षण का विरोध करवाया। लेकिन बाबा साहब बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल मेरे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को जब ये पता लग जाएगा कि आरक्षण कितना जरूरी है, समाज का प्रतिनिधित्व कितना जरूरी है, तो वो कहेंगे कि पढ़ने के लिए पैसा तो हमारे राजाओं से ले लिया, आरक्षण की बात आई तो एससी के लोगों को देकर चले गए। तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में लिखा कि आज नहीं तो कल जब मेरे पिछड़ा वर्ग के भाई जाग जाएं, तब जितनी इनकी संख्या है उतना इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इतने विरोध के बाद भी उन्होंने संविधान में ये बात डाल दी। और बाबा साहब 341 में एससी के लिए आरक्षण लिखे और 342 में एसटी के लिए आरक्षण लिखे और बाबा साहब इस दुनिया से चले गए। क्या बाबा साहब के जीते जी ओबीसी का आरक्षण लागू हो पाया था? नहीं हो पाया। तो दूसरा मसीहा पैदा हुआ। बाप के ऊपर कर्जा हो और बेटे को पता चल जाए तो लायक बेटा वो होता है जो बाप का कर्ज चुकाता है, और नालायक वो कहता है कि बाप ने कर्ज लिया, हमने थोड़ी लिया। बाप की संपत्ति ले लेगा लेकिन कर्ज चुकाने का प्रयास नहीं करता है। तो बाबा साहब का दूसरा नाम, नारा किसके लिए लगता था? बाबा साहब का दूसरा नाम, जोर से आनी चाहिए आवाज, बाबा साहब का दूसरा नाम। तो बाबा साहब का कर्ज क्या था कि ओबीसी के लोगों को वो आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन वो अपने जीते जी नहीं दे पाए। इस बात को समझा मान्यवर साहब कांसीराम ने, और जब समझा तो सबसे पहले एससी के लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद आंदोलन कौन सा चलाया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये होती है मूवमेंट की समझ। कांसीराम कौन है? कांसीराम साहब अनुसूचित जाति के रविदासिया चमार है, और आंदोलन किसके लिए चला रहे हैं? पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इस देश का पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग, ये कोई अलग नहीं है। अब तो डीएनए से साबित हो गया है कि ये लोग एक देश, इस देश के मूल्यवासी हैं, एक माता पिता की संतान है, ये अलग अलग नहीं है, ये सब इस देश के मूल्यवासी हैं। तो कांसीराम जी ने आंदोलन चलाया पूरे देश में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब उन्होंने ये आंदोलन चलाया, 600 सभाएं की पूरे देश में, कि जिससे क्या मिल जाए? पिछड़ा वर्ग के भाइयों को भी बराबरी का मौका। कितना मौका? 100 में से 50 कलेक्टर ओबीसी के होने चाहिए, 100 में से 50 डॉक्टर ओबीसी के होने चाहिए, 100 में से 50 एसपी ओबीसी के होने चाहिए। ये बात कांसीराम साहब ने लोगों को समझाई। हमारे लोगों ने कहा कि साहब, ये पिछड़ा वर्ग की लड़ाई पिछड़ा वर्ग के लोग क्यों नहीं लड़ते? वो कहते हैं कि अभी मेरे पिछड़ा वर्ग के भाई जागरूक नहीं है। आप जागरूक हो गए हो तो आपको अपने भाइयों की लड़ाई लड़नी होगी। तो एससी के लोगों ने और कुछ जागरूक ओबीसी के लोगों ने ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी। तो क्या हुआ? जब ये रैली पंजाब में पहुंची तो वहां पर हमारे इस ऐसी ही सभा में कुछ ऊताताई लोगों ने, कुछ उद्दंड लोगों ने पथराव कर दिया और गोली चल रही है, 4 लोग मारे जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर, वो 4 लोग जो मरते हैं वो चारों मरने वाले एससी के व्यक्ति होते हैं, चमार जाति के होते हैं। जबकि आरक्षण किसको मिलना है? मंडल कमीशन से आरक्षण किसको मिलना है? ओबीसी के भाइयों को। तो ये बात कौन समझाने जाएगा कि ओबीसी के भाइयों की लड़ाई एससी के लोगों ने मिलकर लड़ी है। और फिर जब दिल्ली तक आंदोलन पहुंचता है तो कांसीराम जी ने नारा लगवाया कि ताऊ पूरा तौलेगा और लाल किले से बोलेगा। तो उनको डर लग गया बीपी सिंह को कि कांसीराम मेरी सरकार गिरा देंगे, इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया और पिछड़ा वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन वो 27% मिला। क्यों मिला 27%? क्योंकि जिन लोगों को जाना चाहिए था मंडल कमीशन के आंदोलन में, वो सारे लोग कहां चले गए? दूसरा एक आंदोलन चलवाया, और वो किसने चलवाया? लाल कृष्ण आडवाणी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने। बड़ा गौर से समझना, पहले आरक्षण का विरोध किसने करवाया? मोहनदास करमचंद गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके माध्यम से?
सरदार पटेल जी के माध्यम से। पटेल जी कौन है? वो हमारे पुरखे हैं, लेकिन आ गए उनकी बातों और विरोध कर दिया तो नहीं मिल पाया। फिर किससे करवाया दोबारा? दोनों लोग समझ गए कि हमारे कहने से ये लोग ओबीसी के लोग आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे, हमको ओबीसी के लोगों से ही विरोध करवाना पड़ेगा। तो दो लोगों को तैयार किया, एक कल्याण सिंह लोधी जी को और एक उमा भारती जी को मध्य प्रदेश से, और दोनों से कहा कि एक नया आंदोलन चलाओ। बोले कौन सा आंदोलन चलाएं? कि बोले कांसीराम तुमको सबको चमार कोरी भंगी बनाए देता है आरक्षण देकर, तुम लोग आरक्षण का विरोध करो। और एक नया आंदोलन जन्म दे दिया उन्होंने, उसका नाम था कमंडल का आंदोलन। और लोगों ने नारा दिया कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो जो पिछड़ा वर्ग के भाइयों को मंडल कमीशन में जाना चाहिए था, जिससे उनके भाई 50 डॉक्टर बनते, 50 कलेक्टर बनते, 50 एसपी बनते, वो कहां चले गए? सबके सब वो चले गए कमंडल के आंदोलन में। लेकिन कांसीराम साहब का आंदोलन फिर भी बहुत मजबूत था। शरद यादव जी ने, लालू यादव जी ने, बहुत सारे उस समय के लीडर थे, उन लोगों ने, पिछड़ा वर्ग कर्पूरी ठाकुर जी ने सहयोग किया तो मंडल कमीशन लागू हुआ। लेकिन कितना हुआ? 27%। तो 27% नौकरियां ओबीसी के लोगों को और 22.5% नौकरियां SC ST के लोगों को मिल रही थी। सरकार ने कहा कि अगर 49% लोग इनके नौकरियों में आते रहे तो हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे। तो नौकरियां तो संविधान के रहते हुए हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? जिन सरकारी विभागों में नौकरियां लगती हैं उन सारे सरकारी विभागों को हम बेचकर प्राइवेट कर सकते हैं। तो आज उन्होंने 98% प्राइवेटीकरण कर दिया है। तो आप गौर से सोचिए इस बात को, जब सारे विभाग प्राइवेट हो जाएंगे तो आपके बच्चों को नौकरियां कहां मिलेंगी? नहीं मिलेगी। अब तीसरी बात आती है कि हमारे लोगों का क्या होगा? या तो बिजनेस होना चाहिए। तो हमारे लोग गुजरात में तो थोड़े बहुत लोग बिजनेस में है भी, लेकिन गुजरात के अलावा आप कहीं भी चले जाएं, हमारे लोगों के बड़े कारखाने, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी कंपनियां, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। तो आप सोच कर देखिए, जमीनें है नहीं समाज पे, नौकरियां लगने वाली नहीं और बिजनेस आप पे है नहीं, ले देकर आप मजदूरी पर जिंदा है मेरा समाज। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का आंकड़ा कहता है 2020 का कि 70% SC ST OBC के कैसे जीवन जिएंगे। ये सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या बांटते हैं? 5 किलो अनाज बांटते हैं। यानी कि वो समाज इतना गरीब हो गया है कि वो 5 किलो अनाज नहीं खरीद सकता। तो आप सोच कर देखिए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने रास्ता बताया कि तुम्हारे दर्द है तो दवा भी तुमको खुद बनानी पड़ेगी। और दवा क्या है? उन्होंने कहा कि जिन्होंने जातियों के नाम पर तुमको तोड़ा है और जाति के शिकार लोग अगर जातियों की जमात बना लें, कैसे? वो ये कहें कि जे बताइए पंडित जी, जब आपका वर्ण अलग है, क्षत्रिय का वर्ण अलग है और वैश्य का वर्ण अलग है, तीनों के वर्ण अलग अलग होने के बाद भी तीनों लोग एक साथ बैठते हैं। बताओ बैठते हैं कि नहीं बैठते? तीनों लोग एक साथ खाना खाते हैं कि नहीं खाते? और तीनों लोग एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं कि नहीं जाते? तो बोले जब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता तो हम तो एक ही वर्ण के लोग हैं, एक माता पिता की संतान है, हमारा तो DNA एक है, हमारा धर्म कैसे भ्रष्ट हो सकता है? अगर हम ये बात उनसे कहने लगे और एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ समारोह करना शुरू कर दें तो इस देश में हमारी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। जो बात पुष्पेंद्र बहुजन उसको 1 लाख रुपए का इनाम देगा। तो यानी कि ओबीसी की नौकरियों को अगर SC के लोगों ने नहीं खाया तो अभी जो लोकसभा में और राज्यसभा में आंकड़ा पेश किया गया था कि आप आंकड़े के आधार पर ओबीसी के लोग मात्र 4% हैं जो क्लास 1 ऑफिसर बन पाए हैं। कितने परसेंट लोग? ओबीसी का आरक्षण कितना है? सभी लोग बोलेंगे कितना परसेंट है? 27%। और कितने लोग बन पाए? 4% लोग। तो ये 23% नौकरियां कौन खा गया? तो वो पंडित जी एंटीना वाले कहते हैं कि SC के लोग खा गए। और मैं इस मंच से ऐलान कर रहा हूं कि अगर एक भी SC के भाई ने फार्म भी डाला हो तो मैं 1 लाख रुपए इनाम का देता हूं। तो जब SC ST के लोगों ने नौकरियां नहीं खाई तो नौकरियां गई कहां? ओबीसी के भाइयों की नौकरियां कहां गई? तो ओबीसी के भाइयों की नौकरियां कहां गई वो मैं बताता हूं। NFS नाम सुना होगा आप लोगों ने, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। NFS का मतलब होता है नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल का मतलब कि आपकी समाज में कोई भी पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति नहीं है।
कोई भी लायक व्यक्ति नहीं है। ये कौन कहता है? ये सरकार कहती है। क्या कहती है? कि पिछड़ा वर्ग में कोई भी लायक व्यक्ति नहीं है। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं? लायक नहीं है तो कैसे है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग, सरकार भी ऐसा ही कहती है कि तुम लोग पिछड़ा वर्ग के लोग लायक नहीं हो। कैसे हो? नालायक हो। इसलिए सारी ओबीसी की नौकरियों को काय में बदल दिया जाए? अनरिजर्व में बदल दिया जाए। अनरिजर्व। दादा मेरा एक और निवेदन है आप लोग, दादा बस एक बार मेरा आप लोगों से निवेदन है, विशेष रूप से क्योंकि मैं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो भारतीय करेंसी आप जो भी सम्मान स्वरूप देना चाहें, वो ऐसे लिफाफा में या उसमें आकर दें या नाम लिखा कर दे दें। इस तरीके का कल्चर जो है ये हमारा कल्चर नहीं है, ये उनका कल्चर है। वो मंच पर ऐसे ऐसे करके पैसा उड़ाते हैं, लड़कियां नाचती हैं। ये हमारी जो बहन आती है ये सम्मान करने के लिए होती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, बुरा मत मानना। मैंने पहले भी कहा था, मैं वो बात नहीं बोलूंगा जो आपको अच्छी लगेगी, मैं वही बोलूंगा जिसकी समाज को जरूरत है। तो भारतीय मुद्रा का हम लोग अपमान नहीं करें, क्योंकि इस पे अशोक का चित्र छपा होता है और सम्राट अशोक अखंड भारत के राजा है। तो हम लोग मुद्रा का सम्मान करें और जो भी सम्मान स्वरूप उनको देना चाहते हैं खुशी से दें। सम्मान में देना भी चाहिए, लेकिन मेरा ये निवेदन है और मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में ये पहले चलता था, जितने भी संगीतकार हैं आप किसी भी कार्यक्रम में अब ऐसा नहीं देखेंगे, सारे लोग एक रजिस्टर लेते हैं, उस पर नाम लिखाते हैं और उस पर सम्मान स्वरूप दान देते हैं और मंच से उनका दान बोला भी जाता है कि इन्होंने इतना दान दिया। दोनों का सम्मान होता है, मंच पे बोलने वाले का भी और देने वाले का, और मुद्रा तीनों का सम्मान रह जाता है। तो हमको क्या बताना है कि ओबीसी की नौकरियों को अनरिजर्व में बदला जाता है, काय में? अनारक्षित में। और ये आंकड़ा संजय सिंह ने और दिलीप मंडल जी अब थोड़ा पलटी मार गए। पहले वो बहुजनों की बात करते थे, आजकल वो उस बात संगठन की बात करने लगे हैं जिसको अमेरिका कहता है देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। तो वो क्या कहते हैं कि इस देश में जो अनरिजर्व में ओबीसी की नौकरियों को बदला जाता है, वो संसद में आंकड़े पेश करते हैं, बोले उनमें से 90% नौकरियां तो वो ही खा जाते हैं पंडित जी जिसके पांव धोकर पीते। यानी कि ब्राह्मण समाज के लोग ओबीसी की नौकरियां जो अनरिजर्व में बदलती हैं 90% लेते हैं। 5% में क्षत्रियों को मिलती है और 5% हमारे वैश्य भाइयों को मिलती है। वो वैश्य भाइयों का और क्षत्रिय भाइयों का दोनों का हिस्सा भी वही पंडित जी खा जाते हैं और वो खुशी खुशी दे भी देते हैं, क्योंकि उनको वो भूदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? भूदेव। भूदेव यानी कि पृथ्वी के देवता। अब देवता तो कुछ भी ले सकते हैं, जो लेंगे सब देना पड़ेगा। तो आप समझकर देखिए कि ओबीसी की सारी नौकरियों पर किसका कब्जा है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट देखें, हाई कोर्ट देखें, जिला न्यायालय देखें, आप एसपी कार्यालय देखें, कलेक्टर कार्यालय देखें, वहां सारे के सारे कौन मिलते हैं? तो ओबीसी की 23% नौकरियों पर सामान्य वर्ग के लोगों का कब्जा है और उसमें भी 90% कब्जा एक ही बिरादरी का है जिसको ब्राह्मण समाज कहते हैं। ये बात कौन बताएगा ओबीसी के लोगों को जाकर? ये बात उनको बतानी पड़ेगी जिनको पता है। और मैं एक और बात इस मंच से कह रहा हूं, आप सोचना कि मैं क्यों बोलता हूं इस बात को। मैंने अपनी डिग्री में 5 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं 5 सब्जेक्ट। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैंने जितनी पढ़ाई अपनी मेडिकल फील्ड की है, उसके बाद LLB किया, क्योंकि मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करना था, तो मुझे कानून का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं जो भी बोलता हूं ऑथेंटिक बोलता हूं, प्रमाणित बोलता हूं और संविधान सम्मत बोलता हूं। इसलिए दुनिया की कोई धारा मेरे पे कभी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है मुझे क्या बोलना है और ये भी पता है कि मुझे क्या नहीं बोलना है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अगर इस बात को जान लें कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो हम संविधान सम्मत बात करने लगेंगे। तो मैंने जितनी पढ़ाई अपनी डिग्री की है, उससे 10 गुना ज्यादा पढ़ाई मैंने इस बहुजन आंदोलन की है पिछले 5 सालों में। तो आप सोचिए, और फिर भी मैं इस बहुजन आंदोलन को भी मात्र 5% पढ़ पाया हूं। इतना विशाल आंदोलन है। और मैं जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, उनसे पूछो बाबा साहब का मिशन क्या है, तो मिशन ही नहीं पता, तो पूरा क्या करेंगे? पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हमने अपने 7 साल बर्बाद किए हैं। किसी के पीछे भी लग गए कि ये मिशन चलाएंगे, इनके साथ काम करेंगे, ये मिशन चलाएंगे, इनके साथ काम करेंगे, क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं थे उस समय।
जब समझ में आया तो पढ़ना शुरू किया। तो हमको ये बात अपने महापुरुषों की माननी पड़ेगी कि पढ़ाई लिखाई के बिना ये बहुजन आंदोलन हम नहीं चला सकते। तो बहुजन महापुरुषों की किताबें खरीदना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, तो आपका नेता आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। आप सच क्या है गलत क्या है इसकी पहचान कर लोगे। तो हमको ये बात अपने पिछड़ा वर्ग के भाइयों को समझानी पड़ेगी कि आपकी नौकरियां हम नहीं खा रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं जिन्होंने पूरा देश। अभी संसद में आंकड़े पेश हुए, मैं ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं आपको, जिससे आपको समझ में आए और आप अपने पिछड़ा वर्ग के भाइयों को जाकर समझाएं, और जो पिछड़ा वर्ग के भाई यहाँ बैठे हैं वो भी जाकर समझाएं। देश में 89% संपत्ति पर 10% सवर्णों का कब्जा हो गया है। ये लोकसभा के आंकड़े बता रहा हूं। और एक और बात कह रहा हूं कि मेरे द्वारा जो बात बोली जा रही है उसमें अगर कोई एक भी बात झूठी साबित कर दे तो वो मुझसे 1 लाख रुपए का इनाम लेकर जाए। हम वैसे ही नहीं बोलते हैं कि वो दोने में से कोई भी पैदा करवा देते हैं, मटकी में से। हमारे यहाँ पर ऑथेंटिक बात होती है, वैज्ञानिक बात होती है। हम लोग संविधान को और विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या हुआ कि जब ओबीसी की नौकरियों पर सामान्य वर्ग के लोगों का कब्जा हो गया, संपत्ति पर जिनकी संख्या मात्र 10% है उनका कब्जा 89% है, और जिनकी संख्या इस देश में 90% है उनके पास संपत्ति मात्र 11% है। ये आंकड़े लोकसभा में पेश किए गए कि एससी के पास 2% संपत्ति, एसटी के पास 1% संपत्ति और ओबीसी के पास 8% संपत्ति है। और हमारा समाज अभी भी सो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। क्या करना था हमको? जो जागरूक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको ये मूवमेंट समझ में आ गया है, उनको वहां जाना चाहिए था। जो जागरूक नहीं है उनको जाकर जागरूक करना था और जन आंदोलन तैयार करना था। कांसीराम साहब कहते हैं कि आपकी बात 3 प्रकार से मानी जाएगी। अगर इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमको 3 काम करने पड़ेंगे। या तो सत्ता बनाने वाला बनना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप सत्ता बनाने वाले नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि अभी आप बहुजन समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे, तो वो कहते हैं दूसरा काम कर लीजिए, सत्ता गिराने वाले बन जाइए। बोले इतने एमपी एमएलए बना लीजिए कि आप सत्ता गिरा दें। जैसे बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए जब मंडल कमीशन कांसीराम साहब ने लागू करवाया, तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने, इसी भाजपा ने मंडल कमीशन के विरोध में बीपी सिंह की सरकार गिरा दी कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये बात भी हम पिछड़ा वर्ग के भाइयों को नहीं समझा पाए, इसलिए वो बार बार बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। तो हमको ये बात उनको समझानी पड़ेगी। और जब कांसीराम साहब को ये बात समझ में आ गई कि संविधान विरोधी हैं, तो 1 वोट से किसकी सरकार गिराई? जो अटल थे उसमें से आंख खींच लिया, और टल हमारे यहाँ कहते हैं कि टल गई बला, और सरकार गिराई हुई। तो वो कहते हैं या तो सरकार बनाने वाले बन जाओ या सरकार गिराने वाले बन जाओ। और वो कहते हैं अगर ये भी दोनों नहीं कर पा रहे हो तो तीसरा काम है सरकार हिलाने वाले बन जाओ। जैसे आप 2 अप्रैल में निकले थे, वैसे अगर समाज को जागृत कर लो। बाबा साहब का आंदोलन अगर आपको पूरा करना है तो या तो आपके नुमाइंदे संसद में होने चाहिए, और नहीं तो सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए, सड़कें लोगों से जाम होनी चाहिए। तो आपकी बात मान ली जाएगी, आपका धन धरती और राजपाट बच जाएगा, नहीं तो बचने वाला नहीं। तो हमको ये 3 काम एक साथ करने पड़ेंगे, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ समारोह करना। अगर ये 3 काम हम करने लगे तो जब हम एक साथ बैठ रहे होंगे, एक साथ खाना खा रहे होंगे, एक दूसरे के यहाँ समारोह में जा रहे होंगे, उसी टाइम पे चुनाव आ जाए तो वोट देने किसको जाएंगे? सेठ जी को, पंडित जी को या ठाकुर साहब को, कि अपने ओबीसी पिछड़ा वर्ग के भाई को वोट करेंगे। और पिछड़ा वर्ग के भाई जो रिजर्व सीट है वहां तो 80 के लोग जीतते ही है, लेकिन अगर अनरिजर्व सीटों पर हम ओबीसी के लोगों को जिताना शुरू कर दें तो बताओ देश में व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये लड़ाई पूरी इस बात की है। और जहां भी जाओ तो बोले राजनीतिक बात मत करना। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात है, आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है। क्यों? क्योंकि मैं वो बात बाबा साहब की कोट करता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि संसद में यानी कि विधायी संस्थाओं में कैसे लोग चुनकर जाने चाहिए। बहस चलती है वहां पर, सारे लोग अपनी अपनी योग्यता बताते हैं कि पढ़े लिखे होने चाहिए, ग्रेजुएशन वाले होने चाहिए। बाबा साहब इन सारी योग्यताओं को नकार देते हैं और कहते हैं कि संसद में
राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में यहाँ पर मानव कल्याण की योजनाएं बनती हैं। यहाँ से देश कैसे चलेगा ये तय होता है। तो ऐसी जगह पर मैं एक योग्यता बताता हूँ, वो योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि केवल और केवल सीलवान लोग ही जाने चाहिए। कैसे लोग जाने चाहिए? सीलवान लोग जाने चाहिए। बाबा साहब कहते हैं सीलहीन लोगों के लिए खिड़की दरवाजे तो छोड़िए, रोशनदान भी बंद कर दिए जाए। एक भी सीलहीन व्यक्ति संविधान सभा में या लोकसभा में, विधानसभा में घुसना नहीं चाहिए। और आज आप ढूंढ कर भी एक व्यक्ति सीलवान नहीं बता पाएंगे। उल्टा हुआ, सीलवान लोग जाने चाहिए थे और चले कैसे गए? सीलहीन लोग। तो बताइए मानव कल्याण होगा या मानवों के साथ दुर्व्यवहार होगा? आप कोई बात माने या ना माने, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये तय कौन करता है? ये सत्ता तय करती है, ये वहां बैठकर तय होता है। तो आप लोगों को ये 3 काम करने पड़ेंगे और 3 काम बंद करने पड़ेंगे। आज के कार्यक्रम में आने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर आपने 3 काम बंद कर दिए। पहले नंबर का काम है दान। आज आपको यहाँ बाबा साहब के इस प्रांगण में साहब कांसीराम जी की जयंती पर यह संकल्प लेकर जाना होगा कि आज के बाद हम संविधान विरोधी लोगों को, आरक्षण विरोधी लोगों को और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा वाले विरोधी लोगों को, यानी कि हम जो लोग बाबा साहब का, संविधान का और हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं, उन 15% के लोगों को एक भी फूटी कौड़ी दान, हाथ खड़ा करके बोलिए, देंगे क्या उनको? ये है आपका परहेज। दूसरा है मान सम्मान। आपको किसी का अपमान नहीं करना है। अगर वो आपके पुरखों का सम्मान करें तो आपको उनका सम्मान करना है। अगर वो मेरे इन बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो मेरा इन नौजवानों से भी कहना है कि आप भी उनके बुजुर्गों का सम्मान करना बंद करिए। गाली मत दीजिए किसी को, गलत मत बोलिए, लेकिन वो हमारे पुरखों का सम्मान करेंगे तो ही हम उनका सम्मान करेंगे, नहीं तो हम उनका सम्मान नहीं करेंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे। बात किसकी मानेंगे? हमारे महापुरुषों की बात मानेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वो यहाँ संकल्प लेकर जाना है, कसम खा के जाना है, वो है मतदान, वोट का अधिकार। आप मेरी कितनी भी अच्छी बातें सुनते रहो और सुनकर वोट उनको देते रहो, तो बताओ मेरे काम करने का कोई मतलब है? तो आज हाथ उठाकर बताओ, क्या जीवन में कभी भी उन 15% के लोगों को हम वोट करेंगे? करेंगे? किसको करेंगे? जो हमारे इस बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए अपना जीवन लगाता है, अपने समाज को जागृत करने के लिए कार्यक्रम करता है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करता है। हम ऐसे लोगों को वोट करेंगे और 3 काम और नहीं करेंगे। क्या? शादी दिखाने कभी भी वहां नहीं जाएंगे। एंटीना वालों, शादी किस पे दिखाएंगे? शादी अपने लोगों पर दिखाएंगे। हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, पढ़े लिखे, अब तो समाज पढ़ा लिखा है। जब आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, शादी की डेट फिक्स नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। दूसरा काम, गाड़ी घोड़े गार्डन आपको जो भी लेने हैं वो अपने समाज के लोगों को ढूंढिए। SC ST OBC में किसी का तो मिलेगा, लेकिन उनसे बोलो तो बोले साहब अपने लोग है ही नहीं। आपको वो लड़का मिल जाता है जिससे आपके 4 गोत्र नहीं मिलते, वो लड़की मिल जाती है जिससे 4 गोत्र नहीं मिलते, लेकिन आपको दुकान नहीं मिलती है, अपना गार्डन नहीं मिलता। हमको दूसरा काम गाड़ी घोड़े और गार्डन अपने लोगों का इस्तेमाल करना है। और तीसरा है राशन। स्कूल से लेके सुई से लेके हवाई जहाज हमको सबसे पहले अपने SC ST OBC समाज से खरीदना है। जब उनके पास नहीं मिले तब हमको वहां जाना है, नहीं तो चाहे ट्यूशन पे जाएं, चाहे डॉक्टर पे जाएं, चाहे हम लोग ठेकेदार पे जाएं, चाहे हम लोग किराने की दुकान पर जाएं, हमको सबसे पहले व्यापार किसका बढ़ाना है? किसका बढ़ाना है? अपने लोगों का। अगर हम ये 3 काम करने लगे तो बताओ, जब सबसे बड़े उपभोक्ता हम हैं तो सबसे बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हम बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? लेकिन आप लोग राशन लेने कहाँ जाते हो? सेठ जी की दुकान। गाड़ी घोड़ा गार्डन कौन से खरीदते हो? छत्री साहब की। शादी दिखाने का पैसा किसको देते हो? भैया पैसा उनको दोगे तो धनवान कौन बनेंगे? वो बनेंगे। और अपनों को दोगे तो कौन बनेगा? अपना बनेगा। ये बताओ, इसमें मैंने किसी समाज को गाली दी? गलत बोला? भाई उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करें। हम अपने समाज को मजबूत करें, वो अपने समाज को मजबूत कर रहे हैं। वो 15% को मजबूत कर रहे हैं और हम 85% समाज को मजबूत कर लें। तो बताओ मजबूत 85 वाले होंगे कि 15 वाले होंगे? कौन होंगे?
आप लोग बोलेंगे सब लोग, कौन होंगे मजबूत? और जब मजबूत होंगे तो सरकार मजबूतों की होती है कि मजबूरों की होती है? किसकी सरकार होती है? तो सत्ता किसकी होती है? तो आज वो मजबूत हैं क्योंकि वो सबको हिंदू बना देते हैं। आपने बहुजन बनाने का काम बंद कर दिया। और बहुजन कैसे बनते हैं? वो हिंदू अपने कैडर से बनाते हैं और बहुजन भी अपने कैडर से बनते हैं। अगर ये काम हम लोग कर लें, इस काम को करेगा कौन? तो हमारे महापुरुषों ने इस काम को करने वाले लोगों में कुछ क्वालिटी बताई। बुद्ध ने बताया, आज मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे एक भाई थे, उनसे बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी। वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। समाज का नेतृत्व कौन करेगा, समाज को दिशा कौन देगा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि समाज को दिशा कोई राजा नहीं दे सकता, समाज को दिशा कोई सेठ नहीं दे सकता, समाज को दिशा कोई जमींदार नहीं दे सकता, समाज को दिशा एक भिक्खु दे सकता है। वो कहते हैं क्यों दे सकता है? क्योंकि भिक्खु दो जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। पहला है परिवार और दूसरा है पैसा। ये दोनों जिम्मेदारियां उसके पास नहीं होती हैं, इसलिए उसका पूरा दिमाग कहाँ लगता है? समाज के लिए लगता है। और वो तीसरी बात कहते हैं कि परिवार और पैसा छोड़कर भी भिक्खु समाज का काम नहीं कर सकता अगर वो भिक्खु सीलवान नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा उसको? सीलों का पालन करना पड़ेगा। तो तथागत की इस बात को बाबा साहब किसमें लिखते हैं? क्रांति और प्रतिक्रांति पुस्तक में लिखते हैं। और इसी बात को कांसीराम साहब समझ जाते हैं, बाबा साहब समझ जाते हैं। बाबा साहब समझ जाते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए समाज का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता और समाज का आंदोलन चलाते हुए परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाई जा सकती। इसलिए बाबा साहब समाज की आंदोलन को चलाने के लिए अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और 4-4 बेटे बच्चे उनके दुनिया से चले गए। ये तकलीफ थी बाबा साहब की कि अगर वो परिवार में लग जाते तो समाज का आंदोलन नहीं चला पाते। इस बात को कांसीराम साहब ने समझा तो उन्होंने परिवार ही नहीं बनाया और 5 संकल्प लिए कि आज के बाद माँ मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। कांसीराम साहब ने एक पत्र लिखा अपनी माँ के नाम, उसमें लिखा कि माँ मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है, अब मैं लौटकर वापस घर नहीं आऊंगा। जिनकी जयंती हम मना रहे हैं उनके 5 संकल्प हैं। अब बाबा साहब का हम मंच से त्याग गिनाएं, कांसीराम साहब का त्याग गिनाएं, ज्योतिबा फुले का त्याग गिनाएं। त्याग गिनाने से बात बन जाएगी कि त्याग करना पड़ेगा? आप लोग बताएं, करना पड़ेगा कि गिनाने से बात बन जाएगी? जब आप गिनाने पे ही तालियां बजा देते हैं तो करने की क्या जरूरत है? बाबा साहब का त्याग गिनाते हैं जब हम मंच से तो आप तालियां बजा देते हैं, तो करने की क्या जरूरत है? आपको ये बात करनी होगी वहां बैठकर कि बाबा साहब ने जो त्याग किया था इसलिए हम यहां तक पहुंचे। आप भाषण दे रहे हैं, आप बताओ आप अपनी जिंदगी में क्या त्याग करोगे, तब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। और जब तक आप ऐसा प्रश्न नहीं करोगे, मंच पर आने वाले नेता ऐसे भाषण देते रहेंगे और आप तालियां बजाकर घर जाते रहेंगे। तो संकल्प लेते हैं कि कभी घर नहीं आऊंगा, दूसरा संकल्प लेते हैं घर परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, तीसरा संकल्प लेते हैं कि अपने नाम से किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं जोड़ूंगा, और चौथा संकल्प लेते हैं कि कभी शादी नहीं करूंगा, यानी कि अपना परिवार नहीं बढ़ाऊंगा। और चौथा संकल्प, अंतिम संकल्प लेते हैं, ये अंतिम संकल्प लेते हैं कि मैं क्या करूंगा? बोले पूरी जिंदगी SC ST OBC यानी कि जातियों के शिकार लोगों को महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर इकट्ठा करूंगा, बहुजन समाज बनाऊंगा और बहुजन समाज बनाकर उनको इस देश का राजा बनाऊंगा। ये संकल्प लेकर कांसीराम साहब निकलते हैं। तो बताइए हम राजा बनते हैं कि नहीं बनते हैं? आप लोग बताएंगे हम राजा बने थे, मालिक बने थे कि नहीं बने थे? और उनके जाने के बाद 15 सितंबर 2003 को कांसीराम साहब को हैदराबाद में जब ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद पूरे देश में कोई भी आवासीय कैडर कैंप नहीं हुआ जहां से लोग तैयार होते थे। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो कहां से आएंगे प्रशिक्षित लोग? फैक्ट्री बंद हो गई हमारी, कारण कहीं भी हो सकते हैं, कारण मंच पर नहीं बताए जा सकते, वो कैडर में बताए जाएंगे। तो कल एक छोटी सी कैडर मीटिंग है, आप छाबड़ा साहब से और उनसे बात कर लेना, उसमें आना। मैं बहुत सारी चीजें वहां डिस्क्लोज करूंगा कि क्या क्या दिक्कत हुई और कैसे हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? बाबा साहब के जीवन की कुर्बानी की और कांसीराम साहब के जीवन की कुर्बानी की। जब मेरे को ये मूवमेंट समझ में आया, जैसे अभी छाबड़ा साहब कह रहे थे कि इन्होंने अपना पूरा जीवन लगाने का फैसला किया,
तो जब मुझे ये बात समझ में आई कि बिना त्याग और कुर्बानी के मूवमेंट चल नहीं सकता, इसीलिए मैंने फैसला किया 15 सितंबर 2021 को। मेरी जीवन साथी ये शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की डॉक्टर थी, मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में था। हम दोनों ने फैसला किया कि जब ये मूवमेंट को हम समझ चुके हैं कि बिना त्याग और कुर्बानी के नहीं चलता है, तो हम किसकी ओर देख रहे हैं? कौन करेगा त्याग और कुर्बानी? हम बाबा साहब को इतना ऊंचा उठा देते हैं, कांसीराम साहब को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि हम अपने आप पीछे हट जाए, इसलिए हमको त्याग और कुर्बानी ना देनी पड़े। अरे वो भी हाड़ और मांस के बने थे, वो भी हमारी तरह पैदा हुए थे। हम भी बाबा साहब जैसे, कांसीराम साहब जैसे, और मां सावित्रीबाई फुले जैसे, माता रमाबाई जैसे बन सकते हैं, अगर हम भी वैसा संकल्प ले लें जैसा संकल्प बाबा साहब ने आपकी इस धरती पर लिया था, गुजरात की धरती पर बड़ौदा में जो संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया कि अगर मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ के नहीं फेंक पाया, इसको खत्म नहीं कर पाया, तो गोली मारकर मर जाऊंगा। इसीलिए बाबा साहब इस देश में जो खड़ी व्यवस्था थी उसको पड़ी व्यवस्था में बदल कर गए, भारत का संविधान बना कर गए। ऐसा संकल्प हमको लेना पड़ेगा। इसीलिए 15 सितंबर 2021 को मैंने और मेरी जीवन साथी ने फैसला किया कि फुले साहू अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम हमारा जीवन लगाएंगे। और 5 संकल्प लिए उस दिन। अपने माता पिता को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, और बुलाने के बाद पूरे सीए वो महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाने का रास्ता खोज लेते हैं। और जिनकी तमन्ना झूठी होती है, वो महापुरुषों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं। और वो क्या करते हैं? बोले अब तो साहब चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब समाज का कुछ नहीं होगा। समाज का सब कुछ हो सकता है अगर संकल्पवान लोग आगे आए, त्यागवान, नैतिकवान लोग आगे आए, तो ये समाज फिर से मालिक बन सकता है। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में काम करते हैं, आप चाहें तो फेसबुक पर डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन या डॉक्टर प्रीति बहुजन या यूट्यूब पर डालकर देख सकते हैं। जहां हम जाते हैं अभी मात्र 3.5 वर्ष में, वहां हजारों की संख्या में समाज सुनने आता है और लाखों की संख्या में सहयोग करता है। हमको मना करना पड़ता है कि साहब अभी हमको सहयोग की जरूरत नहीं है। मेरे संपर्क के जितने साथी हैं, मैं कई साथियों को जानता हूं, इस गुजरात के साथियों को भी मैंने कभी किसी को 10 रुपए के लिए फोन नहीं किया। जबकि मैं जानता हूं अगर मैं फोन कर दूं तो वो एक बार कहने पर 10,000 भी भेज सकते हैं। और कम से कम 20,000 लोग मेरे संपर्क में, क्योंकि समाज इतना देता है कि आपको रखते नहीं बनता अगर आपकी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इस समाज के पैसे से परिवार पालना शुरू कर देते हैं, मकान बनाना शुरू कर देते हैं, गाड़ी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो भैया समाज इसके लिए तो पैसा नहीं देगा। समाज पैसा देता है आंदोलन चलाने के लिए। आप उस पैसे से आंदोलन चलाइए, आपको किसी प्रकार की कमी ये समाज नहीं आने देगा। क्यों? अभी मैं जब दिन में बैठा था तो मेरे भाई ने एक प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब आप दोनों ने नौकरी छोड़ दी तो व्यवस्था कैसे करते हो? मैंने कहा बाबा साहब ने एक भी दिन नौकरी नहीं कर पाई। बाबा साहब व्यवस्था कैसे करते थे? बोले समाज देता था। मैंने कहा कांसीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी थी, कैसे व्यवस्था होती थी? बोले समाज देता था। तो मैंने कहा हमने भी छोड़ दी है, हमको भी समाज देगा। क्योंकि जिनके लिए आप काम करते हो, अगर वो आपका सहयोग नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए कि अभी आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हो। नहीं तो हम औलाद के लिए काम करते हैं, तो बताओ औलाद हमारी सेवा करती है कि नहीं करती है? हमारे बुढ़ापे में हमारी देखरेख करती है कि नहीं करती है? तो बताओ जब हम जिंदगी इस कौम के लिए लगाएंगे तो मेरी ये बहनें, मेरी छोटी बच्चियां ये हमको परेशान होते हुए देख लेंगी। तो कांसीराम साहब ने कहा एक वक्त की रोटी का पैसा दे दो। मैंने अपने लोगों से कहा एक वक्त की केवल चाय का पैसा दे दो। इस चाय के पैसे में हम इस देश में बहुजनों का आंदोलन खड़ा कर देंगे। कितना पैसा आता है? 5 रुपए एक दिन का। गुल्लक में डालना शुरू कर दो। और वो नौजवान जो अपना जीवन लगाकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अकेले नहीं है। जब हम 2 लोग निकले तो दतिया की धरती से एक राम हजूर गौतम अंकल जी हैं, कांसीराम साहब के साथ काम किए, मेरे कार्यक्रम में आए। पूरा कैडर कैंप सुनने के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे आपको कुछ देना है। मैंने कहा साहब क्या देना चाहते हो? 100-500 रुपए आप भी दे दो, जो आपको देना है, कार्यक्रम का खर्चा निकलेगा। वो कहते जी नहीं साहब कुछ और देना है। बोले अगला कार्यक्रम कब होगा आपका? तो पहले कार्यक्रम साहब की जयंती पर था, अगला कार्यक्रम 16 अप्रैल को था, बाबा साहब की जयंती। उस कार्यक्रम में वो आते हैं, अपने बेटे को लाते हैं, पूरा कार्यक्रम वो सुनते हैं, उनका बेटा सुनता है। और सुनने के बाद कहते हैं कि मैं जब शादीशुदा हो गया था, जब कांसीराम का मूवमेंट हमारे सामने आया तो मैं तो अपना जीवन नहीं लगा पाया। मेरी 2 बेटियां थी, मैं उनकी शादी कर चुका हूं, वो दूसरे के घर जा चुकी हैं, उन पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा ये इकलौता बेटा है, मैं ये बेटा आपको दान करना चाहता हूँ।
उन्होंने पूरी भरी मन से अपना इकलौता बेटा दान कर दिया। मुरैना की धरती से कुशवाहा समाज की एक बेटी, उनके पिता ने अपनी बेटी दान कर दी इस मूवमेंट के लिए। आप निकलिए तो सच्ची तमन्ना से। लोग अपने बेटा और बेटियां दान करते हैं, आप पैसे की समस्या बताते हैं। आपकी नीयत और तमन्ना सच्ची है तो ये मूवमेंट चलाया जा सकता है। कैसे चलेगा, उससे क्या सिद्धांत होंगे, तो 4 गुण देखना है आपको, जो बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने, तथागत बुद्ध ने और कांसीराम साहब ने लीडर के अंदर 4 गुण बताए हैं। और यह बात आपको कोई भी लीडर नहीं बताएगा, कोई भी नेता नहीं बताएगा, और कोई भी व्यक्ति बताएगा ही नहीं जो मंच से बोलेगा कि 4 गुण हो उसका साथ देना और 4 गुण नहीं हो उसका साथ नहीं देना। वो 4 गुण कैसे हो? पहला गुण बताते हैं साहब कि लीडर त्यागवान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्यागवान। त्याग में 2 चीजें बताते हैं, जिसको परिवार और पैसे से मोह ना हो ऐसा लीडर होना चाहिए, और सीलों का पालन करने वाला होना चाहिए। आपका लीडर ना तो सीलों का पालन करता है, ना त्यागवान है, और आप उस पर भरोसा करेंगे तो कांसीराम साहब कहते हैं वो आपको धोखा देगा, आज नहीं देगा तो कल देगा। दूसरा वो कहते हैं कि लीडर नैतिकवान होना चाहिए। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता होती है मानव कल्याण के लिए किया जाने वाला काम, वो नैतिकता कहलाता है। बुद्ध कहते हैं कि दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है, अल्लाह का है, गॉड का है, मेरे धर्म में वो स्थान किसका है? नैतिकता का है। नैतिकता यानी कैसी होती है, मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। मैं अपने फैमिली से लेता हूं। मेरे पिताजी, जैसे हम लोग गांव में रहते थे तो पिताजी ड्यूटी पर गए, लौट के आए तो फल लेकर आए, और हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते। अब सारे दोस्त देख लेते थे कि इनके पापा आए तो कुछ लाए होंगे खाने के लिए, दौड़ के आते थे घर, चलो 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 अंकल जी कुछ देंगे। अब वो आ गए, उदाहरण के लिए वो एप्पल लाए, तो उन्होंने देखा कि 4-6 बच्चे मोहल्ले के भी आ गए। उनकी नैतिकता बता रहा हूं कि नैतिकता कैसी होती है। तो उन्होंने सबसे छोटे छोटे फल निकाले सबसे पहले, और कहा ये टिंकू को दियाओ, ये मोन्टू को दियाओ, ये चीकू को दियाओ, सबसे छोटे वाले। और सबसे बड़ा वाला बोले जाए तुम खाने। तो जब फल में नैतिकता हमारी बदल जाती है समाज के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि जब बड़ा ओहदा मिलेगा, सीएम पीएम की गद्दी मिलेगी, और आप में अगर बचपन से नैतिकता ये वाली है, तो सीएम पीएम की गद्दी आप समाज को दोगे कि परिवार को दोगे? ये लड़ाई पूरी इसी बात की है। उत्तर प्रदेश से उदाहरण दे रहा हूं मैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भाई भाई। दोनों ने आंदोलन की शुरुआत साथ में की, लड़ाई साथ में लड़ी, लाठियां साथ में खाई। बड़ा भाई था, इस आधार पर मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। मिलना भी चाहिए, भाई बड़ा है। बड़े भाई के बाद किसको मिलना चाहिए था? किसको मिलना चाहिए था? सब लोग बोलेंगे किसको मिलना चाहिए था? छोटे भाई का नंबर आ गया। तो पिता का पुत्र प्रेम जाग गया। क्या हुआ? पुत्र प्रेम जाग गया। बेटा ऑस्ट्रेलिया में था, बुला लिया, जल्दी आ। बोले काहे? बोले मुख्यमंत्री की गद्दी इंतजार कर रही है। जिस भाई ने लाठियां खाई, जेल गया, सिर फूटा, उस भाई को दरकिनार कर दिया और अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह होता है परिवारवाद। और अखिलेश यादव के चाचा को मजबूरी में दूसरी पार्टी बनानी पड़ी। वो तो धैर्य रख लिया उस चाचा ने कि फिर वापस आ गया। तो आप देखिए कि ये आंदोलन क्या कहता है। आंदोलन कहता है कि जितने आप अपने बेटे के लिए नैतिकवान हैं, उतने ही आप पड़ोसी के बेटे के लिए नैतिकवान हो जाएं, तब इस आंदोलन को चला सकते हैं। तो इतनी नैतिकता हम में आ सकती है क्या? लेकिन बताओ, इतनी नैतिकता बाबा साहब में थी या नहीं थी? अगर नहीं होती तो बाबा साहब जितने भी कॉलेज खोले हैं, उन सब कॉलेजों का मालिक अपने बेटे को बना जाते हैं। पर उन्होंने किसको बनाया? समाज के लोग। इतनी नैतिकता कांसीराम साहब में थी या नहीं थी? तो इतनी नैतिकता हमको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, तो ही हम समाज का आंदोलन चला पाएंगे। और तीसरे नंबर की चीज है, वो है समर्पण। लास्ट बात कर रहा हूं, 2 से 3 मिनट में खत्म करूंगा। समर्पण। कांसीराम साहब कहते हैं अगर हमको मिशन चलाना है तो सिंगल माइंड डिवोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल माइंड डिवोशन। एक ही काम करोगे आप, दूसरा काम के बारे में सोचोगे भी नहीं। लेकिन हमारे लोग बिजनेस भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, मिशन भी चलाएंगे, सारे काम वही करेंगे, एक भी काम फिर उनसे नहीं। क्योंकि जब एक काम करने के लिए बाबा साहब के लिए कहते हैं कि अगर बाबा साहब 5 साल जिंदा रह जाते तो क्या कहते हैं कि भारत को बौद्धमय बना देते। और कांसीराम साहब के लिए क्या कहते हैं लोग? अगर कांसीराम साहब 5 साल और जिंदा रह जाते तो लाल किले पर
नीला झंडा लहरा देते, बहुजनों को इस देश का मालिक बना देते। आप बताइए, जब उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई तब भी समय कम पड़ गया। और हमारे लोग कहते हैं कि हम आधे टाइम में, सप्ताह में एक दिन देकर, महीने में एक दिन देकर मालिक बना देंगे। क्या हो सकता है ऐसा? जब पूरी जिंदगी देते हैं तब भी समय कम पड़ जाता है, तो हमको समर्पित लीडर चाहिए जो समाज के लिए पूर्ण समर्पित हो जाए। और चौथा गुण उन्होंने बताया, वो है वो जो भी योजना बनाएगा अपने जीवन में, जो भी संपत्ति अर्जित करेगा, वो सारी संपत्ति किसकी होनी चाहिए? समाज की होनी चाहिए। उस पर उसके परिवार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये 4 गुण आप अगर लीडर के अंदर हैं, नहीं तो बताओ, हम जितने भी लोग थे 15 सितंबर 2021 से पहले, मैंने अपने जीवन में जो भी योजना बनाई वो अपने परिवार के हित की बनाई, समाज के हित की नहीं बनाई। मकान खरीदा परिवार के लिए, गाड़ी घोड़े खरीदे परिवार के लिए, जमीन खरीदी परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि मैं उस समय तक त्यागवान नहीं था, मैं नैतिकवान नहीं था, मैं समाज के लिए समर्पित नहीं था। जब हमने ये चारों काम कर लिए, तो आज जो भी योजना बनाता हूं वो कहता हूं कि समाज के लिए बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर के 3 गुण पैदा कर लिए। तो आप जिस भी समिति में काम करें, जिस संगठन में काम करें, जिस भी व्यक्ति के साथ काम करें, उसके अंदर ये 4 गुण देखें कि वो त्यागवान है या नहीं है, वो नैतिकवान है या नहीं है, वो समाज के लिए समर्पित है या नहीं है, वो समाज के हित की योजना बनाएगा या नहीं बनाएगा, या अपनी संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ के चला जाएगा। अगर ये 4 गुण हैं तो साथ देना, अगर ये 4 गुण नहीं है तो साथ बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो आपके साथ धोखा होगा। और आप इस बात को याद करोगे कि एक डॉक्टर पुष्पेंद्र, एक लड़का आया था, वो हमें ये बात बता रहा था, अगर हम उसकी बात मान लेते तो धोखा नहीं होता। और ये बताओ, ये गुण चारों कांसीराम साहब में थे या नहीं थे? हाथ उठाकर बताओ। थे? ये थे। ये गुण चारों बाबा साहब में थे या नहीं थे? ये चारों गुण ज्योतिबा फुले में थे या नहीं थे? ये संत कबीर में ये गुण थे या नहीं थे? ये पेरियार साहब में गुण थे या नहीं थे? ये चारों गुण तथागत बुद्ध में थे या नहीं थे? जब आपके सभी पुरखों में ये गुण थे, तो जिनको भी आंदोलन चलाना है उनको ये गुण अपने अंदर पैदा करने ही पड़ेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे कि एक बार फिर से आ जाइयो बाबा साहब, यही सोचते रहेंगे। ना बाबा साहब आने वाले हैं, ना कांसीराम साहब आने वाले हैं। आपको बाबा साहब बनना पड़ेगा, आपको कांसीराम बनना पड़ेगा, उनके सिद्धांत स्वीकार करने पड़ेंगे, उन पर चलना पड़ेगा, तब जाकर बदलाव होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। और मैं आप लोगों को अंतिम बात कहते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, बस थककर मत बैठना ये मंजिल के मुसाफिरों, वो मंजिल भी मिलेगी और बहुजनों का राज भी आएगा। बस थककर मत बैठना, चलते रहना, चलते रहना। और मैं धन्यवाद करता हूं छाबड़ा जी का। मुझे नहीं पता कि आप लोग उनको कितना पसंद करते हैं, क्या करते हैं। और भी साथी हैं जो एम्प्लॉइज है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं जानता हूं ये लोग पूरे नेशनल स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 20 राज्यों को कोऑर्डिनेट किया है। बहुत जल्दी आप देखेंगे, मात्र 5 साल का समय देना हमें। 5 साल में बहुजन आंदोलन जहां कांसीराम साहब ने छोड़ा था, हम वही दोबारा लाकर खड़ा करके दिखाएंगे आपको। ये इस मंच से हम बोल कर जा रहे हैं। मात्र 5 साल का समय चाहिए हमें। और इसके लिए हमने बहुत बड़ा ब्रेन बैंक तैयार किया है, बहुत बड़ा मनी बैंक तैयार किया है, और बहुत बड़ा स्किल बैंक तैयार किया है। वो कैसे तैयार किया है, ये बात मैं कल आप लोगों के बीच में रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांसीराम साहब। एक बार हम लोग नारा लगाएंगे साहब की जयंती पर, कांसीराम साहब अमर हैं, कांसीराम साहब अमर हैं, कांसीराम साहब की सोच पे पैरा देंगे ठोक के। थोड़ा जोर से बोलेंगे, कांसीराम साहब की सोच पे, कांसीराम साहब की सोच पे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांसीराम साहब।